नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण की महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2018 का प्रश्न है। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 138 और 182 किससे संबंधित है। नीचे विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है बाल श्रम, दूसरा है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि प्रथाओं का अनुकूलन, तीसरा है खाद्य कीमतों की और खाद्य सुरक्षा का विनियमन, और चौथा है कार्यस्थल पर लिंग समानता। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस क्वेश्चन का पूर्ण हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। नवग्रह हवन संघ विग्रह के 5 अधिवास पूर्ण। रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान चौथे दिन यज्ञ हवन के लिए बने मंडप में अग्नि प्रकट करने की प्राचीन विधि और अद्भुत नवग्रह यज्ञ का साक्षी बना। शुक्रवार को निर्धारित मुहूर्त पर सुबह 9 बजे वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच अंतड़ी मंथन की विधि से अग्निदेव को प्रकट कर अनुष्ठान की शुरुआत की गई थी। इस विधि में समी व पीपल की लकड़ी का घर्षण से अग्नि को प्रकट किया गया था। मतलब पीपल की लकड़ी को और जो समी की लकड़ी थी उससे मतलब घिस के अग्नि को अग्नि बनाई गई थी, मतलब उत्पन्न की गई थी। भगवान राम के आदर्शों पर चल रही मेरी सरकार, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। सोलापुर में प्रधानमंत्री ने कहा 22 जनवरी को घरों में करें दीपदान। PMAY अर्बन के घरों का किया उद्घाटन। 8 अमृत परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा मेरी सरकार गरीबों को समर्पित ऐसी योजनाएं लागू की जिनसे उनका जीवन आसान हो। अयोध्या में हमले का षड्यंत्र विफल, 3 गिरफ्तार। श्री रामलला का विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा समारोह में था निशाना। अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को मिलेंगे 2 मौके। दोनों परीक्षाओं में जिसमें अच्छे अंक होंगे वे माने जाएंगे। अंतिम शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में सीबीआई को अमल करने के दिए निर्देश। 10वीं और 12वीं कक्षा में इस साल प्रवेश लेने वाले छात्रों को खुशखबरी। अगले साल यानी वर्ष 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में उन्हें परीक्षा देने के 2 मौके मिलेंगे। खास बात यह है कि दोनों परीक्षाओं में थोड़े ही अंतराल होंगे। छात्र दोनों परीक्षाओं से शामिल हो या दोनों में से किसी एक परीक्षा का भी विकल्प चुन सकते हैं। परीक्षा इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए होने वाली JEE यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस परीक्षा की तर्ज पर होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर यह सिफारिश की है। यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। 26 जनवरी तक रोजाना 2 घंटे 25 मिनट के लिए विमानों की आवाजाही पर रोक। IGI एयरपोर्ट सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 तक विमानों का आवागमन बंद रहेगा। यानी गणतंत्र दिवस की तैयारी में इन दिनों वायुसेना के विमान रोजाना अभ्यास में जुटेंगे। IIT एयरपोर्ट व अभ्यास क्षेत्र में सुबह अपना आसमान पे कर्तव्य दिखाते हुए विमान नजर आएंगे। तैयारियों के लिए विमान के अभ्यास में कई दिक्कत न हो, इसके लिए IGI एयरपोर्ट ने 19 जनवरी से 26 जनवरी तक यह सुबह 10:20 से लेकर 12:45 तक विमानों का आवागमन बंद रहेगा। निगम आयुक्त नहीं मान रहे हैं डीसील करने का आदेश। यह आम आदमी पार्टी के पिछले साल में दिल्ली में सील की गई सड़कों दुकानों की डीसीलिंग में आ रही अड़चन के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। आपका आरोप है कि भाजपा ही केंद्र सरकार के इशारे पर नगर निगम आयुक्त दुकानों को डीसील नहीं करने दे रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 जनवरी को 19 बच्चों को बाल पुरस्कार से करेंगे सम्मानित।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 22 जनवरी को विज्ञान भवन में 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में 6 श्रेणियों में दिया जाएगा। पहला है कला और श्रेणी में 7 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे और वीरता में 1, नवाचार में 1, विज्ञान में 1, प्रौद्योगिकी में 1, सामाजिक सेवा में 4 और खेल में 5 पुरस्कार दिए जाएंगे। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में 9 लड़के और 10 लड़कियां को यह पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सरकार की एक पहल है जिसमें उनका उद्देश्य है कि 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों को असाधारण उपलब्धियों को पहचानना और उनके पुरस्कृत करना है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 पदक और 1 प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसे वर्ष 1966 में असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 2018 में बाल शक्ति पुरस्कार के नाम दिया गया है। गणतंत्र दिवस, आधी आबादी की पूरी भागीदारी पर दिखेगा रंग। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में आधी आबादी में पूरी भागीदारी का संदेश देते हुए इस बार समारोह के तेवर और क्लेवर के साथ बदलाव नजर आएंगे। जयपुर पधारेंगे फ्रांसीसी राष्ट्रपति, मोदी करेंगे स्वागत। पिछले साल पीएम मोदी का फ्रांस सरकार ने किया था ऐतिहासिक स्वागत। पीएम की तरफ से भव्य स्वागत की तैयारी, हवा महल घूमेंगे, रोड शो भी होगा। गणतंत्र दिवस पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो होंगे इस बार राजकीय मेहमान। आप लोग को बता दें, हमारे हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर किसी न किसी एक विदेशी को बुलाया जाता है अतिथि के रूप में। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को निमंत्रण दिया गया है और वह 25 जनवरी को जयपुर पर आएंगे। यहाँ आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब होने वाला है लोकसभा चुनाव अप्रैल में, उसी की तैयारियां चल रही हैं। और चुनाव के बारे में बात करें तो आप लोग बस इतना याद रखें जो आपके परीक्षा पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि चुनाव यह कराता कौन है, लोकसभा का चुनाव कराता कौन है, और यह भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह एक संवैधानिक संस्था है। ड्रोन दीदी बल सुलंबन के स्वप्न को देगी उड़ान। केंद्र सरकार की योजना ने लुधियाना में कृषि से जुड़ी महिलाओं को दिखाई रोजगार की नई राह। ईडी एफसी ने लालू तेजस्वी को थमाया नया समन। लालू प्रसाद को 29 और तेजस्वी को 30 जनवरी को बुलाया गया है। सड़क सुरक्षा के लिए आईआईटी की संजय दृष्टि। आईआईटी मद्रास का संजय प्लेटफॉर्म सड़क दुर्घटना की रोकथाम में सरकारी एजेंसियों और आपातकालीन चिकित्सा के ढांचे का सहायता करे। संजय एक लोकेशन इंटेलिजेंस टूल है जो सड़कों पर पहले से ही मौजूद जोखिम वाले स्थानों यानी ब्लैक स्पॉट अथवा भविष्य में सड़कों सुरक्षा के लिए खतरा बनाने की आशंका वाले स्थानीय डाटा को आधारित विश्लेषण करने में सक्षम है। यहाँ आप लोगों को संपादकीय पत्र है। यह आप लोग के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें यहाँ मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। सांस्कृतिक गतिविधियों का नया वैश्विक केंद्र। अयोध्या भारत की एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी के रूप में नए सिरे से विकसित हो रही है। यह देश के एक नए आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरेगी, जिसमें सरकार सहित समाज के हर वर्ग को बड़ा लाभ मिलेगा। बहुत जल्द जब विश्व में सबसे बड़े सांस्कृतिक शहरों और धार्मिक पर्यटनों की बात होगी तो उसमें वेटिकन सिटी, मक्का, मदीना और क्योटो आदि के साथ साथ एक नाम और जुड़ेगा, वह रहेगा भारत का अयोध्या धाम। ईवी को प्रोत्साहन के लिए सरकार लाएगी नई नीति। सभी कंपनियों को मिलेगा समान अवसर। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों को नहीं दी जाएगी अलग से छूट। इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बात हो रही है ईवी। भारत को 2042 तक 2500 विमानों तक की होगी जरूरत। बोइंग ने कहा दक्षिण एशिया की विमान की कंपनियों को अगले 2 दशकों में अपने बेड़े में करनी होगी 4 गुना बढ़ोतरी। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं ईरान और पाकिस्तान का जो विवाद चल रहा था ना, उसको ईरान के साथ विवाद बढ़ाना नहीं चाहता है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में पीएम काकर की अध्यक्षता वाली बैठक में बनी सहमति। इससे पूर्व ईरान भी जता चुका है कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध की इच्छा। जयशंकर ने बोलीविया, अजरबैजान और वेनेजुएला के विदेश मंत्रियों के संग की बैठक। आपको बता दें अभी हाल ही में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन
19 और 20 जनवरी को हो रहा है। यह युगांडा के कंपाला में हो रहा है। हमारे देश से यानी हमारे विदेश मंत्री इसमें एस जयशंकर भी भाग लेंगे भारत से। और आपको याद है गुटनिरपेक्ष की स्थापना की बात करें 1955 के बांडुंग सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में हुई थी। जो कि अब इसके बाद मतलब गुटनिरपेक्ष की शब्द की बात करें, इसका मतलब होता है जो किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना हो। 1945 में जब दो अर्थव्यवस्था उभरी थी, बड़ी अर्थव्यवस्था हुई थी, जिससे एक यूएसए थी और एक यूएसएसआर, जिसे अब आप लोग रूस के नाम से जानते हैं। उसी में कहा गया था कि भारत किसी में शामिल नहीं हुआ, वो अलग से एक गुटनिरपेक्ष बनाएगा, जिसमें शामिल होने वाले भारत से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और युगोस्लाविया से टीटो थे, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर थे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। और इसका 18वां शिखर सम्मेलन बाकू अजरबैजान में हुआ था। तो ये आप लोग जरूर याद रखिए। चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बना जापान। इससे पहले चांद में पहुंचने वाले अमेरिका, चीन, रूस और भारत थे। चंद्रमा की सतह पर सबसे सॉफ्ट लैंडिंग उतारे गए। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 मिशन जो भारत के पिछले वर्ष भेजा गया था 2023 में, भारत पहला देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जापान ने पिन पॉइंट लैंडिंग तकनीक का उपयोग किया है और यह जो भेजा गया है ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जक्सा के द्वारा यह भेजा गया है। और यह चंद्रमा पर लैंडिंग 12:20 पे किया है, रात को 12:20 पे। और यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिलेंगी। सरकार 2036 ओलंपिक की मेजबानी का प्रयासरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश में 2029 यूथ ओलंपिक और 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम के प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय खेल के लिए यूथ गेम वर्ष 2024 की शुरुआत करने का सबसे शानदार तरीका है। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट से और जनरल नॉलेज से बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। देश के पहले परमाणु रिएक्टर का हुआ था उद्घाटन 1957 में। आज ही बॉम्बे यानी जिसे आप लोग अब मुंबई कहते हैं, बॉम्बे के टम्बे में देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। 2009 में बंद होने के बाद यह 2018 में फिर से शुरू किया गया था। प्रसव पूर्व जांच में मददगार बनेगा स्वास्थ्य गर्भ। इस ऐप में क्या क्या सुविधाएं दी हैं मरीज के लिए और डॉक्टर के लिए। मरीज के लिए क्लिनिक पैरामीटर का डाटा ऐप में दर्ज करना होगा। डाटा दर्ज का सहज ग्राफिक मौजूद रहेगा। ऐप में मैसेज भेजने की सुविधा होगी। प्रसव पूर्व जांच का रिमाइंडर होगा। समय पर दवा लेने का रिमाइंडर होगा। नज़दीकी अस्पताल की जानकारी भी होगी। इमरजेंसी में स्वच्छता नोटिफिकेशन भी दी जाएगी और मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करने की सुविधा भी होगी। और डॉक्टर के लिए इसमें जो सुविधाएं दी गई हैं, डॉक्टर के पास पंजीकृत सभी मरीजों का डाटा का ग्राफिक मौजूद, सभी पंजीकृत मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री उपलब्ध होगी, ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन और मरीज का सत्यापन, मरीज द्वारा अपलोड की गई रिपोर्ट देखने में सुविधा, मरीज को दवा देने और चिकित्सा परामर्श, प्रसव से पूर्व शेड्यूल की जानकारी भी इस ऐप की सुविधाएं हैं। अंतरिक्ष यात्री रवाना। अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में केप और कैनबेरा स्थित नासा में कैनेडी स्पेस सेंटर में स्पेन, तुर्की, स्वीडन और इटली के अंतरिक्ष यात्रियों के दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आपको मूवी जुड़ी खबरें मिलेंगी। अगर इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबर यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या था, उसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 138 और 182 किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी बाल श्रम। तो चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन 138 और 182 बाल श्रम से संबंधित है। सम्मेलन संख्या 182 में बाल श्रम के सबसे निकृष्ट रूपों को निषेध एवं उनके उन्मूलन के लिए कहा गया है, जिसमें दास्ता मजबूरन श्रम और तस्करी शामिल है। न्यूनतम आयु सम्मेलन संख्या 138 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य देशों को अपने क्षेत्र के भीतर रोजगार या कार्य में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु तय करने के लिए अधिदेश प्रदान करता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।